नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा और सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासी हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य के विकास कार्यों में प्रवासियों की गहरी रुचि है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चित रूप से यह वर्ष हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत उत्सव यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है। और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। उत्तराखंड के आगामी 25 वर्षों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस विशेष सत्र का उद्देश्य राज्य के भविष्य के लिए ठोस दिशा तय करना था और विधानसभा में विधायक और अन्य लोगों से जो भी सुझाव आए हैं उन्हें अगले 25 वर्षों के रोड मैप में शामिल किया जाएगा। आने के लिए 1 करोड़ रुपए का बिल्कुल सत्र इसीलिए रखा गया है कि इसमें जो भी हमारे विधानसभा के अंदर सुझाव आएंगे, जो हमारे माननीय विधायकों के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा जो भी चीजें आएंगी, उनको आगे के 25 सालों के जो हमारा एक रोड मैप है उस रोड में सम्मिलित करके विकसित भारत बनाने में उत्तराखंड का भी योगदान हो। और 2050 में जब हमारे राज्य की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष हो, उस समय हम कह सकें कि हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 25 सालों का खाका और आगामी 25 सालों का रोड मैप सदन में रखा, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सालों की यात्रा में अनुभव और उपलब्धियों का विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा के लिए ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। अनुभव रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, कहीं न कहीं उनका हमें विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों ने वहां पर अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हमको आगे हर राज्य की अपनी एक मौलिकता रहती है, हर राज्य का अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो जनता का उनके प्रति विश्वास, लगाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने राज्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, हवाई सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में राज्य को नई पहचान मिली है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक काम, अनेक विकास की योजनाएं, 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क परिवहन कनेक्टिविटी, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, हाथी कैलाश, देश का पहला गांव माणा,
मुखवा, हर्षिल, ऐसे सभी स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दौरा किया है, लोगों के बीच में गए हैं। उससे हमारे राज्य को अनेक प्रकार से जो है प्रसिद्धि मिली है और उन्होंने हमारे राज्य को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं, हम सब उत्साहित हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को देहरादून आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य को विकसित राज्य की पहली पंक्ति में लाने के लिए अपने विजन को साझा करेंगे और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। हमारे राज्य की राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम और राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को आयोजित होना है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, राज्यवासियों को अपना संबोधन देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंडवासी हमेशा से उनकी प्रतीक्षा रहती है कि उत्तराखंड आए, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष प्रेम है। जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से प्रेम है, उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी को उनके आने की प्रतीक्षा रहती है और उस 9 तारीख को हम सब उनका स्वागत करते हैं। वो आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्नेहा राणा से फोन पर बात की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा को भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने पर हार्दिक बधाई दी और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारत को विजय दिलाने के लिए शुभकामनाएं दी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को इसमें करवाई है और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए फिर, कहाँ है अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ 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 जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 3 दिनों तक चला उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहा। विधानसभा के विशेष सत्र में कमीशनखोरी, पलायन, गैंडसैंड जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। तो इस दौरान पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक भी देखने को मिली। 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान कुल 20 घंटे 23 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली और विशेष सत्र के दौरान इन 25 सालों में हासिल की गई उपलब्धियों के साथ ही भविष्य के रोड मैप को लेकर चर्चा भी की गई। और इसके अलावा सदन की कार्रवाई के दौरान उत्तराखंड की स्थायी राजधानी मूल निवास समेत तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी को लेकर जारी बहस के बीच उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी देहरादून हो या गैंडसैंड, इस पर निर्णय से पहले वहां राजधानी जैसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होना जरूरी है। कापड़ी ने कहा कि सड़क, एयर और रेल कनेक्टिविटी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कर स्थायी समाधान निकाला जाए। देखिए, राजधानी स्थायी अस्थायी सबका
जो है कि तिलकराज बेहड़ जी ने कोई बात कही है तो वो उनके व्यक्तिगत बात होगी, क्योंकि पार्टी लाइन पे तो इस बात पे हमारा कोई अभी बात नहीं हुई कि किस जगह को क्या होना चाहिए। जिस दिन वो होगी वो भी कहेंगे। लेकिन राजधानी, अगर हम गैरसैंण को भी अगर स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं, ये देहरादून को भी बनाना चाहते हैं, तो पहले राजधानी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, मूलभूत जो जरूरतें हैं, पानी, बिजली, वो प्रॉपर वहां जहां भी आपने करना है वहां पहुंचाई जानी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण का मुद्दा विशेष सत्र में भी गूंजा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 में कांग्रेस की सरकार के समय में टेंट में विधानसभा सत्र हुआ और उसके बाद हरीश रावत की सरकार में भवन निर्माण का कार्य हुआ, जबकि बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को नकारा है और हम आज भी इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने प्रस्ताव रखा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए और सभी शासकीय अशासकीय कार्य यहीं पर होने चाहिए। माननीय अध्यक्षा जी के सामने 4 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव मैंने रखा है कि इस विधानसभा को इस रजत जयंती पर यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य की राजधानी, पूर्ण राजधानी गैरसैंण के अंदर हो और अगली बार विधानसभा के सभी सत्र, शासकीय और प्रशासकीय कार्य पूरी तरह से गैरसैंण से संचालित हो। दूसरा प्रस्ताव मैंने माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा। गैरसैंण की स्थापना किसने की? हमने तो जब पहली गवर्नमेंट बनी 2012 में, तो हमने वहां पर टेंट में सत्र का शुभारंभ किया, टेंट में। और जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उस दौर में गैरसैंण के राजधानी के भवन के निर्माण के लिए धनराशि हमने अवमुक्त की, जो 2024-25 का बजट है। उसमें आप देखिए कि गैरसैंण के लिए कितनी धनराशि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने स्वीकृति दी है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है।
उत्तराखंड बदल रहा है गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जन भावना के सम्मान के लिए गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए। 1938 से लेकर राज्य आंदोलन तक जब 9 जिलों को लेकर तत्कालीन आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जो परिस्थितियां थी और लोगों की अवधारणा को देखते हुए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाई जानी चाहिए और इसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। के लिए गैरसैंण अस्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए। मैंने आपसे पुनः कहा कि 9 जिलों को लेकर के जब तत्कालीन ये आंदोलन शुरू हुआ 1929 से लेकर और राज्य आंदोलन तक करके जो परिस्थितियां और जो अवधारणा थी, उस अवधारणा पे उसके विकास के लिए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाई जानी चाहिए। इसमें कहीं कोई न समझौता न अतिशयोक्ति। रजत जयंती के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि मूल निवास राज्य हित में है और अब सरकार को इसे लेकर स्पष्ट रोड मैप सामने रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने परिसीमन को 2001 की जनगणना के आधार पर करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नहीं, भौगोलिक विषमता के आधार पर परिसीमन होना चाहिए ताकि पर्वतीय जिलों का नुकसान न हो। परिसीमन नहीं हो रहा है क्योंकि उनके सामरिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देकर के परिसीमन नहीं किया जा रहा है। वैसे हम चाहते थे उत्तराखंड का जो परिसीमन हो वो भी उसी तरह से हो जिस तरह से यहाँ पे जब राज्य गठित हुआ, जब 57% सीटें पहाड़ में और लगभग 43% सीटें प्लेन मैदान में थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जीडीपी का, इस प्रदेश की जीडीपी का 80% भाग केवल 4 मैदानी जिलों से आता है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर हुए विशेष विधानसभा सत्र में मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर हावी दिखा। सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों ने राज्य में मूल निवासी नीति लागू करने की पुरजोर वकालत की। विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि देश के लगभग हर राज्य में मूल निवास नीति लागू है, लेकिन उत्तराखंड आज भी इससे वंचित है। उनका कहना था कि मूल निवासी नीति लागू होने से राज्य की अस्मिता और पहाड़ के युवाओं का हित सुरक्षित रहेगा। देखिए, मेरी चिंता यह है कि सबसे पहली बात, जिस डेमोग्राफी को लेकर पूरा उत्तराखंड चिंतित है और सारे दल चिंतित है। मैं ऐसे नहीं कहता, कांग्रेस के भी बयान उसमें कई बार आए और हमारे बयान तो उसमें आ ही रहे। हम लोगों ने सदन में भी उस पर चर्चा गैरसैंण में हुई थी। ये डेमोग्राफी चेंज बहुत तेजी से हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो मूल निवास का जो हमारा आधार वर्ष है वो एक बड़ा कारण है। अगर हमारे मूल निवास का आधार वर्ष ठीक हो जाए, उसकी अवधारणा सही हो जाए। उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित विशेष सत्र में जहां एक ओर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर विधायकों ने अपने क्षेत्रों के विकास से जुड़े सुझाव सदन में प्रस्तुत किए। इसी क्रम में केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि उनका क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि केदारनाथ धाम के साथ अगस्त्य मुनि महाराज मंदिर, कालीमठ जैसे धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में रहेंगे तो पलायन पर रोक लगाई जा सकेगी। जो केदारनाथ विधानसभा है वो पर्यटन के और तीर्थाटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक रोड मैप तीर्थाटन के और पर्यटन के क्षेत्र में मेरी विधानसभा में बनना चाहिए। उसके लिए भी यहाँ चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर वहाँ जैसे कार्तिक स्वामी है, हमारा अगस्त्य मुनि महाराज जी का मंदिर है, काली मठ है और हमारा दुर्गा देवी का मंदिर है, हमारा केदारनाथ है, मदमेश्वर है, तुंगनाथ है, चोपता जैसे बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल हैं। उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर 3 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हो गया है। तो आपको बता दें कि समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सत्र की अवधि को बढ़ाने का काम किया गया है और इस सत्र के दौरान 25 वर्षों में आई चुनौतियों और विकास के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सभी विधायकों ने सहयोग किया। तो वो हम बता दूंगा, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों ही दलों के सदस्यों ने राज्य हित के इस जो हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था उसमें प्रतिवाद किया और यही कारण है कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सदन के समय को बढ़ाने का काम किया गया और एक दिन सदन बढ़ाया गया। परिचर्चा होनी थी, उसमें सत्ता पक्ष की ओर से जो अपना लेखा जोखा पेश किया गया वो मात्र झूठ का पुलिंदा है और सच से परे है। और हमने ये भी कहा कि कांग्रेस के 10 वर्ष, कांग्रेस के 10 साल और 13 वर्ष भाजपा का शासन। देखिए, जब गैरसैंण में जब 2012 में कांग्रेसी गवर्नमेंट थी तो हमने टेंट में सत्र का शुभारंभ किया, ये भी आप जानते हैं। और उसके बाद जो उत्तराखंड जो गैरसैंण में जो विधानसभा भवन है उसका निर्माण किसने किया? इन्होंने बुनियादी सुविधाओं के लिए अवस्थापना के कितना रुपये धनराशि अवमुक्त की है?
खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।